Good morning everyone. Class 9, subject Social Studies, Civics. The book is Democratic Politics First. Chapter 1, Democracy in Contemporary World. We were talking about the democracy, the value and importance of democracy and the democracy in Chile. We read the stories, two tales of the democracy in Chile and democracy in Poland. The role of Walesa, Allende and Bachelet, Miss Bachelet. Now, we have to see the phases in the expansion of democracy. Let's take a short revision of the last class. In Britain, the progress towards democracy started much before the French Revolution. मैंने कल वाली क्लास में पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था. उन सब की डिमांड क्या थी? डिमांड थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए? आई ऑल्सो मेड यू एक्सप्लेन दैट. Now, Constitution in 1787, but here to right to vote was limited to very few men. बताया था मैंने आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, इलेक्शन भी होना था, लेकिन इलेक्शन जो था वो भी एक लिमिटेड पर्सनस के लिए ही होता था. बट 19th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे डेमोक्रेसी को जब उसकी पॉलिसी जो थी वो स्प्रेड होने लगी थी, तो कई लोगों ने क्या किया था, इसको एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था. पॉलिटिकली इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस. वन मेजर डिमांड वॉज द राइट फॉर द एवरी एडल्ट सिटीज़न टू वोट. मेन जो इसमें बात थी वो ये थी कि कोई भी अगर है तो उसको क्या करना है, राइट होना चाहिए. कोई भी पर्सन है, कोई भी अगर सिटीज़न है तो उसको इतना राइट होना चाहिए, वोट करने का, वोट देने का हक उसके पास में होना ही चाहिए. ठीक है. मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ दैट वर becoming more democratic did not initially allow all people to vote. अब क्या था, सबके सब चाहते थे कि सबको वोटिंग का राइट होना चाहिए, वोटिंग सिस्टम सबके लिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वापस वही कंडीशन हो जाएगी. इट इज़ सेम लाइक अ डिक्टेटरशिप. अगर ये वोट देने का राइट सिर्फ एक कैटेगरी के पर्सनस को या किसी कास्ट के बेस पे हो जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को और लीडर को इलेक्ट करने का काम करेंगे, और जो वो लीडर होगा वो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही करेगा. तो इसके लिए तो फिर इक्वलिटी हुई कहाँ? डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे कि वैसे रहा, पब्लिक वैसे कि वैसे ही टॉर्चर होगी जैसा पहले हो रही थी. ठीक है. बट ये हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल कास्ट या कैटेगरीज जो है वो इनसे रिलीफ ले लें. बट इन सारी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट अगर हो सकता था तो वो यही था कि सबके लिए इक्वली रूल बने. Many European countries that were becoming more democratic did not initially allow people to vote. In some countries, only people owning property had the right to vote. अब कुछ कंट्रीज़ में ये रूल था, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को राइट बनेगा वोट देने का. In the United States of America, the blacks all over the country could not exercise the right until exercise the right to vote until 1965. अब ये हो गया था कि अमेरिका के अंदर वहाँ पे तो ये भी था, अमेरिका में ये चीज़ पहले भी थी. रेसिज्म को हमेशा अमेरिका ने सपोर्ट किया था उस टाइम में, ब्लैक एंड वाइट का. अपने इंडिया में भी हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हियर समवेयर, कि गांधी जी के साथ में भी ये था, ब्लैक एंड वाइट वाली पॉलिसी जो की गई थी, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था गांधी जी के साथ में भी. इससे साउथ अफ्रीका जो है वो भी बचा हुआ नहीं है, उसने भी ये पॉलिसी का डिस्क्रिमिनेशन जो था ब्लैक एंड वाइट का, रेसिज्म का, वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. Those struggling for democracy wanted this right granted universally to all adults, men or women. एक यूनाइटेड फ्रेंचाइजी जो होती है ना, यूनाइटेड फ्रेंचाइजी का मतलब, या फिर एक इक्वल फ्रेंचाइजी, एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए. मतलब एक एज लिमिट डिसाइड कर लिया जाए और सबको वोट करने का राइट होना चाहिए. जैसे आज इंडिया में है 18 एंड मोर देन 18 प्लस जो भी पर्सन से, मेल फीमेल गर्ल बॉय जो भी है, उन सबको राइट बनता है, चाहे वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा भी हो, इकोनॉमिकली वो कैसे भी हो,
रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो, लेकिन दे हैव टू राइट टू वोट, उनको क्या है, वोट देने का हक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल सफरेज। द बॉक्स हेयर टेल्स अस when universal suffrage was granted in many countries of the world। अब एक ये बॉक्स है, दिस इज़ नॉट द पर्टिकुलर बॉक्स, दिस इज़ द चार्ट, जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी वो एक्सेप्ट की गई थी। वैन वॉज यूनिवर्सल, कहाँ कहाँ पे कब कब एक्सेप्ट हुई थी। 1893 में न्यूजीलैंड में हो गई थी, 1917 में रशिया में, 1918 में जर्मनी में हो गई थी, 1999 में नीदरलैंड में हुई थी, 1928 में ब्रिटेन में हुई थी, 1931 में श्रीलंका, 1934 टर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया, 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया एंड 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूएस, 1978 स्पेन एंड 1994 सबसे लेट है 1994 में साउथ अफ्रीका में। एज आई टोल्ड यू वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। नाउ दिस इज ओनली एन illustrative list from different parts of the world. The year indicates when the principle of one person, one vote was fully realized in that country. The list does not include those cases where the right to vote was withdrawn later. बाद में भी कुछ ऐसे लोग हुए थे, ऐसी कंट्रीज़ हुई थी जिनको ये राइट दे दिया था वोट करने का, लेकिन वो सारा इसमें मेंशन नहीं है। जो मेजर लेवल पे एक कंट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया था, हम उसी को हाईलाइट को ही समझेंगे या वही हमारे काउंट में आता है। नेक्स्ट, एज यू कैन सी बाय 1900 न्यूजीलैंड वॉज द ओनली कंट्री वेयर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट। सिर्फ 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, इंडिया का नहीं हो रहा है। इंडिया में कब हुआ था? 1947 में तो इंडिया आज़ाद हुआ था, फ्रीडम हुआ था, उसको मिला था। और 1947 में फ्रीडम मिलने के बाद में 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो सारा प्रोसेस जो होगा ऑब्वियसली उसके बाद ही होगा, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी में सिर्फ एक न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री थी जहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना अलग बात होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इक्वली एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होता है, यानी कि इक्वल सबको वोट देने का राइट होता है, वो भी सबको मिलना चाहिए। वो सब जगह नहीं था। 19th सेंचुरी में सिर्फ न्यूजीलैंड में था वेयर एवरी एडल्ट हैड voting right. But if you go back to the map, you can see many other countries are marked as the democracies by the beginning of the 20th century. According to this sentence we can see कि जो दूसरी क्लासेस हुई थी, जो मैंने आपको बताया था उसमें डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, तो उस क्लासेस में मैंने ये भी बताया था कि डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस जो बहुत थी उस टाइम भी थी, आज भी है, लेकिन उसको हर कोई समझने वाला नहीं था। ये सेम बात जो है यहाँ पे प्रूव हो रही है। 19th सेंचुरी में सिर्फ वन एंड ओनली एक न्यूजीलैंड था जिसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ क्या किया था, उसने एक डिसीज़न लिया था एडल्ट फ्रेंचाइजी का, एडल्ट वोटिंग सिस्टम का। ये राइट भी उसने अपनी पब्लिक को दिया था। अकेला वो 19th सेंचुरी का एक अकेला ऐसा कंट्री था। 20th सेंचुरी में हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया था, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। These countries had by then governments elected by a significant number of people, mostly men. These countries had by governments. अब ये जो कंट्रीज़ थी ना 20th सेंचुरी वाली, इन कंट्रीज़ में एक स्पेशलिटी ये थी कि जो इनकी गवर्नमेंट थी ना उसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो थे पीपल के, उनमें से बहुत कम लोग जो थे उनको इलेक्शन का राइट था।
had granted political freedom in some measure. Early democracies were established in Europe, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में तो ये बहुत सबसे लेट एस्टेब्लिश हुई थी। लैटिन अमेरिका, आई टोल्ड यू अबाउट द चिली में तो ये जो फाइट थी, ये स्ट्रगल था, वो 17th सेंचुरी से चलना स्टार्ट हो गया था और 20th सेंचुरी में वो पूरा हुआ था। 20th सेंचुरी का मीनिंग क्या बनता है? 20th सेंचुरी का ये हो गया 2000 में बैचले इलेक्शन में आई थी, जो आइंदे की ही डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही थी पॉलिसी को। तो 20th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। नाउ एंड ऑफ द कॉलोनियलिज्म। एंड ऑफ द कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या होता है? For a very long time, most countries in Asia and Africa were colonies under the control of European nations. People of the colonized countries had to wage struggles to achieve independence. They not only wanted to get right to their colonial masters. अब कॉलोनियल सिस्टम ये था ना कि पहले क्या होता था, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स रख देते थे, मॉनिटर्स, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते थे, इलेक्टेड होते थे, किसी न किसी पर्सन से सेलेक्टेड होते थे, इंस्पायर्ड होते थे, या किसी की विश पे रखे जाते थे, किसी लीडर की, किसी किंग की, किसी ऑनर की। तो ये वाला सिस्टम जो था ना, अब वो ख़त्म हो गया था। अब ये हो गया था कि पर्टिकुलर एरियाज़ में इट मे बी पॉसिबल कि आप लीडर रखो, रिप्रेजेंटेटिव रखो, लेकिन अब वो होगा कि गवर्नमेंट बन के रहेगा। मतलब अब वो जो लीडर्स बनेंगे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी, और जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे अपने उनके चॉइस के अकॉर्डिंग वोट करवाएगी, और उनके जो विश होगी उसके अकॉर्डिंग ही लीडर्स को अपॉइंट करेगी। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही उनको लीडर मिलेगा। जिसको वो अपॉइंट करना चाहे उसको वो इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, वोट देके विनर बना सकते हैं। Now, our country was one of the few colonies where people carried a nationalist struggle to liberate the country from the colonial rule. अब ये भी हो गया था कि काफ़ी कंट्रीज़ जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी, नेशनलिस्ट स्ट्रगल था, नेशनल लेवल का था। लिबरलाइट का मीनिंग होता है लिबर्टी के लिए लड़ना। लिबर्टी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, लिबर्टी का मीनिंग भी आज़ादी होता है, लेकिन इसका मतलब पूरा फ्रीडम नहीं होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी में, आज़ादी में तो ये होता है आपको हर तरह की फ्रीडम है। लिबर्टी में ये होता है कि आपको फ्रीडम है बट एक लिमिटेड फ्रीडम है, और लिमिटेड फ्रीडम में ये चीज़ होती है कि आप अपने किसी भी सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ फैसिलिटी के लिए यू कांट हार्म टू एनी अनदर पर्सन। अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को भी हार्म करोगे। इफ़ यू टेक एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द रोड, आप अगर रोड पर जाते हो और वहाँ पे आप चल रहे हो और आप बोलोगे नहीं मुझे तो रोड के मिड में चलना है, बिकॉज ऑफ आई हैव अ राइट, आई हैव फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, आई कैन गो एनी वेयर, आई कैन वॉक एनी वेयर, nobody can stop me because of I have fundamental rights. It's not a mean you are an Indian and if you have a rights, then it's not a mean that you are crossing your limits. If you are living in your limits and टेकिंग बेनिफिट ऑफ योर राइट्स, देन दैट इज़ ओके, दैट इज़ कॉल्ड द लिबर्टी। अगर आप जैसे रोड पर जा रहे हो और बीच रोड पे आप बोलते हो नहीं मुझे तो बीच में ही जाना है क्योंकि मेरे को तो राइट बनता है कि मैं रोड के बीच में चलूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो ये हो जाएगा ना कि कोई दूसरी गाड़ी भी आएगी, उसको भी तो जाना होगा ना, वो बोलेगा नहीं मेरा राइट बनता है। तो ये जो आप अपने अपने राइट्स के लिए आप फाइट करोगे, फिर उसका कोई सोल्यूशन भी निकलना नहीं। आप रोड पे बीच में खड़े होकर कुछ नहीं कह सकते नहीं मेरा राइट बनता है तो मैं रोड के बीच में ही जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी वाला आएगा तो टक्कर मार के चला जाएगा। ठीक है, तो होता ये है कि आप रोड के साइड में चलो, आपको राइट बनता है ना, तो आपको राइट इतना ही बनता है कि आप रोड पर चल सकते हो, और वो भी लिमिट में। लिमिट में मतलब आप साइड में चलो, राइट, लेफ़्ट साइड में चलना होता है, लेफ़्ट साइड में चलो, आपके लिए पाथ बनाए हुए होते हैं, उन पाथ पे चलो। अगर वो सब ठीक है, इतने में आप चल सकते हो, तो दूसरा वाला भी कोई आएगा, अगर कोई गाड़ी वाला भी आता है तो वो भी आराम से जा सकता है।
अगर कोई वॉकिंग में है तो वो भी आराम से चल सकते हैं, तो आप उसको हार्म नहीं कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि अब अगर हमारे पास में गाड़ी है तो भैया हम ही लेकर चलेंगे, रोड पर तो हम ही हैं बस, और तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको राइट बनता है, तो जो भी बीच में आ रहा है उसको बस उड़ाते जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो भी होता है, आपके पास गाड़ी है तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरी गाड़ी वाले को नहीं जाने दोगे, आप चलो अपनी स्पीड में चलो। इफ़ यू आर गोइंग स्लो देन टेक लेफ़्ट साइड, एंड इफ़ यू वांट टू वॉक इन स्पीड देन आप अपने फ्लो में चलते रहो। बस साइड में अगर कोई जाना चाहता है तो आपको उसको साइड देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल ये बात होती है कि आप अपनी लाइफ को सर्वाइव करो, इजीली करो, आपको जो फैसिलिटीज़ मिली है, जो राइट्स मिले हैं उनका बेनिफिट उठाते हुए करो, बट दूसरे के भी राइट्स का और उसके जो कंफर्ट जोन का होता है आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द लिबर्टी। तो एंड ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम में यही चीज़ की डिमांड हो रही थी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो लीडर ने बोला है वही होगा और वही चलेगा, नहीं। आज भी आप देख सकते हो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें क्या चीज़ होती है ना कि आप जब चाहे तब आप गवर्नमेंट को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करेंगे? इफ़ यू डोंट लाइक द वर्क, द वे ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट का काम नहीं पसंद आ रहा है तो एक प्रपोज़ल वगैरह कुछ इसका प्रोसीजर होता है, वो पासेस होते हैं, सारे प्रपोज़ल पास हो जाते हैं तो गवर्नमेंट घिर जाती है, चेंज हो जाती है। या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होते हैं, दे हैज़ टू रिज़ाइन, उनको रिज़ाइन करना पड़ता है और उसकी जगह नई गवर्नमेंट जो होती है वो आ जाती है, ठीक है। और ऐसा बहुत रेयरली होता है, टाइम अपना फिनिश करने से पहले ही गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। 5 ईयर के लिए आती है गवर्नमेंट, 5 ईयर से पहले भी हो सकती है अगर वो कहीं काम सही नहीं कर रही है तो, ठीक है। वेल, दिस इज़ अनदर थिंग वी विल रीड अबाउट if we study about the government of India. Now it continues to be a democracy. ये बिल्कुल डेमोक्रेसी को बनाने की कोशिशें की जा रही है। अगर राइट टू वोट का सिस्टम ला रहे हैं आप, तो इसका मतलब है आप क्लियरली डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियरली आपकी डिमांड है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। Most former colonies did not have such a good experience. The case of Ghana, a country in the western of Africa. There is a case of Ghana, a country in western Africa. I will tell you about that incident of western Africa, the country Ghana, the case of Ghana in the next class. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. Please attend the classes regularly till you can understand the chapter, and you will not find any kind of problems during exams. If you have any doubts, you can ask to me. Thank you.